गांव के सब लोगों के होश उड़ गए थे जब उन्हें पता चला कि नज़ीरन की पांचों बेटियां गायब हो गई हैं। वो रातों रात कहाँ चली गई थी और पांचों बहनें एक साथ घर से कैसे भाग सकती थी, और बहनें भी वो जिनकी गवाही गांव का बच्चा बच्चा देता था। पाक साफ दामन और हर वक्त हिजाब लेने वाली नौजवान और खूबसूरत लड़कियां भला घर से कैसे भाग सकती हैं। गांव की औरतें उसके घर जमा थी, लेकिन नज़ीरन सदमे की कैफियत में थी। कुलसूम उसे कहने लगी, अरे कुछ तो तुझे मालूम होगा कि तेरी बेटियां कहाँ गई हैं। जब माँ कोई बेटियों की खबर नहीं होगी तो दुनिया को कैसे होगी। वो उसे शक भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन नज़ीरन बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं टपका था, लेकिन वो इस कदर चुप थी कि उसे देखकर किसी खौफ का एहसास हो। गांव वाले उससे अफसोस का इजहार करके अपने घर वापस चले गए और रात को वो अकेली रह गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि नज़ीरन उस रात चुपके से घर से निकली थी। वो कहीं जा रही थी, लेकिन अपने आसपास देखती हुई कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आधी रात को वो कहाँ जा रही है। उसके कदम बता रहे थे कि ये रास्ता बहुत खौफनाक और वीरान है। लेकिन क्या वो अपनी बेटियों की तलाश में जा रही थी? उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। अगर वक्त पर वो अपनी बेटियों के कदम रोक लेती तो शायद वो आज उनकी गुमशुदगी का हिसाब न भुगत रही होती। गांव में रहने वाली उस गरीब औरत का नाम नज़ीरन था, जो एक बेवा औरत थी। 5 बेटियों के साथ वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के अमीर अमीर लोगों के घरों में कामकाज करके अपनी बेटियों को पाल पोस कर उसने जवान किया था। शोहर एक नागहानी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से कूच कर गया। तब से ही उसकी ताकत उसकी बेटियां थी। हालांकि गांव के लोग उससे इजहार अफसोस करते, अरे खुदा एक बेटा ही दे देता, तेरे बढ़ापे का सहारा बन जाता। तो वो बड़े फख्र से कहती, क्या हुआ अगर बेटियां हैं तो मैं अपनी बेटियों पर जान देती हूँ। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बेटियों पर उंगली भी उठाए। 5 ही बेटियां खूबसूरती की दौलत से माला माल थी। ऊपर से सोने पे सुहागा। उनका अच्छा अखलाक और उनकी तरबियत, हर वक्त वो घर में ही रहा करती। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उन्हें घर जाने का चस्का नहीं था, और ना ही वो इधर उधर की बात करने का। 5 बेटियां आपस में सहेलियों की तरह ऐसे रहती जैसे वो एक दूसरे की गमगुसार हैं। उन्होंने एक दूसरे को अपनी सहेलियां, भाई और वालिद सब कुछ बना लिया था। नज़ीरन उनकी मोहब्बत देखकर आपस में बहुत खुश रहती। लेकिन एक दिन जब वो गांव के अमीर आदमी के घर से चावलों की बहुत सारी बोरियां ले आई थी, ये वो चावल साफ करती थी और बदले में उसे मुआवजा मिलता। अपनी बेटियों को भी उसने अपने साथ काम पर लगा लिया था। तभी वो चौंक गई जब उसने अपनी दूसरे नंबर वाली बेटी ज़ारा को गायब देखा। आमना से पूछा, ज़ारा कहाँ है? वो कहने लगी, अम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, कह रही थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। देख लो पूरे 2 घंटे हो गए हैं। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। उसकी बेटियां कभी भी घर से बिला ज़रूरत नहीं निकलती थी। वो उठकर बाहर जाने लगी ज़ारा की तलाश में, लेकिन हिना ने उसे रोक लिया। आ जाएगी अम्मा, क्यों परेशान होती हो? उसके कहने पर रुक गई और चुपचाप चावल साफ करने लगी। फिर चावल की एक बोरी साफ हो गई, जिसे उसने वापस बोरी में भर दिया। वो अब किसी आदमी को बुलाने गई थी ताकि वो बोरी उठाकर उस अमीर आदमी के घर पहुंचा दे, लेकिन तब तक ज़ारा वापस नहीं आई थी। रात हुई। जैसे ही वो खाने के लिए बैठी, उसकी नज़र ज़ारा पर पड़ी, लेकिन वो बड़ी खुश लग रही थी, जैसे उसे दुनिया जहां की दौलत मिल गई हो। तभी उसने तेज लहजे में उससे कहा, कहाँ गई थी तुम? मैंने कहा था कि मेरी इजाज़त के बगैर घर से कदम बाहर ना निकाला करो। आजकल माँ बाप के होते हुए लड़कियां बदनाम हैं। तुम्हारे सर पर तो कोई बाप है और ना ही भाई। ज़ारा ने उसकी बात पर सर झुका लिया और घबराते हुए कहने लगी, अम्मा मैं नादिया के पास गई थी। अच्छा, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था तुझे? वो घूर कर अपनी बेटी को देख रही थी तो वो कहने लगी कि नादिया ने मुझसे एक सूट कटिंग करवाना था, इसलिए बुला कर ले गई थी। उसने ये नज़रें झुका कर कहा था। साफ उसके चेहरे से जाहिर था कि वो झूठ कह रही है, लेकिन नज़ीरन ने उससे ज़्यादा पूछगछ करना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप खाना खाने लगी। कुछ दिन बाद वो इस बात को भूल गई, लेकिन एक रात वो सो रही थी जब उसने अपनी बेटियों की सरगोशी की आवाज़ सुनी। वो आपस में बातें कर रही थी। नज़ीरन हैरान थी कि आधी रात को ये क्यों जाग रही हैं। तभी वो कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। हिना ज़ारा से कह रही थी कि क्या सच में ही दुकान की मिठाई इस कदर मज़ेदार है? ज़ारा बड़े मज़े से कहने लगी,
کیا تمہیں ابھی کھا کر اندازہ نہیں ہوا؟ ہنا ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگی، قسم سے دل چاہ رہا ہے کہ مٹھائی کھاتی ہی رہوں۔ زارا، کل تم میرے لیے اور مٹھائی لے کر آؤ گی؟ زارا خوف زدہ لہجے میں کہنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اماں کو پتہ چل گیا تو میری کھال ادھیڑ دے گی۔ ویسے بھی وہ دکان مغرب کے بعد کھلتی ہے اور اس طرف تو میں جاتی بھی نہیں، لیکن کوشش کروں گی۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ جب تک وہ مٹھائی نہ کھا لوں مجھے سکون نہیں ملتا، عجیب سی بے چینی لگ جاتی ہے۔ نذیرن کو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ اس کے پلے پڑ گیا تھا کہ وہ کسی مٹھائی کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ پھر وہ یہ سوچ کر کروٹ بدل کر سو گئی کہ کسی سہیلی نے مٹھائی کھلائی ہوگی، تبھی تو دونوں اشتیاق سے اس مٹھائی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ لیکن اگلے دن وہ پھر سے کام کرنے بیٹھے تو اس بار حیران رہ گئی۔ آج زارا تو بیٹھی تھی لیکن ہنا غائب تھی۔ اس نے جیسے ہی ہنا کے بارے میں پوچھا تو زارا کہنے لگی، اماں، وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی ہے۔ اس کی شکل پر صاف جھوٹ لکھا تھا۔ اب نذیرن کو غصہ آیا، لیکن وہ اپنے غصے کو پی گئی۔ اسے اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ تھا، لیکن مغرب کے بعد جا کر ہنا گھر واپس آئی تھی۔ اس نے دوپٹے کے پلو میں کچھ چھپا رکھا تھا، لیکن زارا نے اس سے اشارے سے کچھ پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نذیرن جو سبزی بنا رہی تھی اس کی نظروں سے یہ سب کچھ چھپا نہیں رہ سکا۔ تبھی اس نے ایک زوردار آواز دے کر ہنا کو اپنے پاس بلایا۔ یہ کیا چھپایا ہے تو نے دوپٹے میں؟ دکھا مجھے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، اماں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نذیرن بھی اس کی ماں تھی، اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس کے دوپٹے کو ٹٹولنے لگی۔ تبھی اسے خاکی رنگ کا لفافہ نظر آیا۔ کیا ہے اس میں؟ وہ حیران تھی۔ ہنا نے ڈرتے ڈرتے ماں سے کہا، اماں، اس میں مٹھائی ہے۔ کہاں سے لائی ہے تو یہ مٹھائی؟ اماں، یہ مٹھائی بہت مزے کی ہے، قسم سے آپ بھی کھا کر دیکھیں۔ نذیرن نے فٹ سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور کہنے لگی، تو ہی کھا یہ مٹھائی؟ اس مٹھائی کے پیچھے تو اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ ہنا یہ سن کر حیران رہ کے وہ جلدی سے کہنے لگی، ہاں ہاں، اسی نے دی ہے یہ مٹھائی، بہت مزے کی ہے۔ تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ تو اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ اب وہ حیران تھی۔ ہنا جلدی سے اپنی جان بچ جانے پر شکر ادا کرتی اندر چلی گئی۔ رات کو ہنا اور زارا دونوں بیٹھ کر خوب مزے سے وہ مٹھائی کھا رہی تھی۔ اس مٹھائی کے کھاتے ہی دونوں مدہوش ہو گئی۔ ایسی گہری نیند سوئی کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ لیکن صبح تک ایک مٹھائی جو لفافے میں رہ گئی تھی، صبح گھر میں جھاڑو لگاتی مریم نے وہ لفافہ دیکھ لیا اور پھر وہ اس نے مٹھائی نکال کر کھائی اور وہیں پر جیسے مدہوش ہو گئی۔ جھاڑو وہیں چھوڑا اور اپنے تکیے پر لیٹ گئی اور ایک الگ جہان میں کھو گئی۔ لیکن بے چینی سے رات کو زارا کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ زارا، تم ہی وہ مٹھائی لائی تھی نا؟ تم نے ہنا کو بھی کھلائی تھی، اب مجھے بھی وہ مٹھائی چاہیے۔ یہ سن کر زارا زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تم بھی میری طرح اس مٹھائی کی دیوانی ہو گئی ہو؟ ٹھیک ہے، کل رات اماں سے چھپ کر ہم اس دکان پر چلیں گے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، کون سی دکان پر؟ تو زارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اماں بہت جلد ہی 9 بجے سو جایا کرتی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں چپکے سے گھر سے نکلی۔ پھر مریم حیرت سے زارا سے کہنے لگی، تم رات کو ہی اس دکان پر کیوں جا رہی ہو؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دکانیں تو رات کو ہی کھلتی ہیں؟ لیکن ہمارے گاؤں میں تو کوئی مٹھائی کی دکان نہیں ہے، یہاں تو سب شہر سے ہی جا کر مٹھائی لاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک مٹھائی کی دکان کا پتہ چلا ہے، میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ زارا بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گاؤں کے اس راستے پر پہنچ گئی جہاں پر ہندوؤں کا شمشان گھر تھا۔ اس کے پیچھے ہی وہ مٹھائی کی دکان کھلی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی، جہاں پر دیا جل رہا تھا۔ وہاں پر کھڑے ہوئے 3 آدمی مریم کو دور سے ہی دکھائی دیے۔ مریم انہیں دیکھ کر ڈر گئی، یہ کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے زارا سے کہنے لگی، زارا اس سے کہنے لگی، ارے عجیب و غریب نہیں ہے، ہمیں تو مفت میں مٹھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی مٹھائی اس قدر مزے کی ہوتی ہے کہ مانو سرور آ جاتا ہے کھا کر۔ لیکن مریم وہیں کھڑی رہی، اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف شمشان گھاٹ تھا تو دوسری طرف وہ مٹھائی کی دکان۔ عجیب سے خوف کی حالت میں وہ وہیں پر جم کر کھڑی رہ گئی۔ جب اس نے زارا کو اس مٹھائی کی دکان کے اندر جاتے دیکھا، کافی دیر بعد وہ باہر آئی
اس کے ہاتھ میں بڑا سا لفافہ تھا، یقیناً یہ لفافہ مٹھائی سے بھرا ہوا ہوگا۔ انہوں نے بغیر پیسوں کے کیسے مٹھائی تمہیں دے دی؟ مریم حیران تھی تو زارا کہنے لگی، اس میں ان سے میری جان پہچان ہو گئی ہے، اب یہ مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کرتے، لیکن پھر بھی زارا کو کوئی مفت میں بھلا مٹھائی کیوں دے گا؟ مریم شدید تشویش میں مبتلا تھی، اسے لوگوں پر شک ہو رہا تھا، حالانکہ گاؤں سے بہت دور اس شمشان گھاٹ پر واقع اس دکان کو آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ جبکہ زارا کہنے لگی، ارے جیسا تم سوچ رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں، آدمی بہت بھلے ہیں، یہ کوئی مطلب نہیں ہو سکتا ان کا ہم سے۔ رات کو تینوں بہنیں بیٹھ کر بڑے مزے سے مٹھائی کھا رہی تھی، جبکہ ان دونوں چھوٹیوں کو بھی خبر ہو گئی۔ اب پانچوں نے مل کر مٹھائی کھائی، جبکہ نذیرن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ لیکن زارا نے ایک ایسی بات کہی کہ ان چاروں کے ہوش اڑ گئے، جب وہ کہنے لگی کہ اس آدمی نے مجھے اس لیے مٹھائی دی تھی کیونکہ ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم روز روز مٹھائیاں کھا سکیں۔ تو مریم حیران ہو کر کہنے لگی، اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم غریب ہیں؟ تو زارا کہنے لگی، میں نے ہی انہیں بتایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس گاؤں کے پیچھے ایک جنگل ہے، وہیں پر ان کی بستی ہے، وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ ان سے مٹھائی کیوں نہیں خریدتے؟ وہ پانچوں آپس میں باتیں کر رہی تھی تو زارا کہنے لگی، مجھے لگتا ہے شاید وہ ہندو ہیں، تبھی گاؤں کے لوگ ان کی دکان پر نہیں جاتے۔ اب پانچوں ہر وقت اس مٹھائی کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ نذیرن کوئی کام بھی انہیں کرنے کا کہتی تو وہ اس قدر سست انداز میں کرتی کہ اب وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے مریم؟ تم سب کو ہو کیا گیا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ تم سب نشے کرنے لگی ہو۔ لیکن مریم نے اپنی ماں کا پلو تھام لیا اور کہنے لگی، اماں مجھے وہ مٹھائی چاہیے۔ وہ حیرت زدہ تھی، کہنے لگی، کون سی مٹھائی؟ تو مریم بے چینی سے کہنے لگی، آپ زارا سے کہو کہ وہ مجھے وہ مٹھائی لا دے، ورنہ میں خود ان کی دکان پر چلی جاؤں گی۔ نذیرن کے ہوش اڑ گئے، جبکہ وہ زارا کو آوازیں دینے لگی، ہنا آ کر کہنے لگی، اماں زارا تو گھر پر نہیں ہے، وہ بھی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہے۔ نذیرن کو خوب غصہ آیا، پورے گاؤں میں صرف ایک ہی اس کی سہیلی تھی جس کا نام نادیہ تھا۔ وہ فوراً اس کے گھر گئی، کہاں ہے زارا؟ بلاؤ ذرا اسے۔ نادیہ حیران ہو کر کہنے لگی، خالہ زارا تو 4-5 مہینے سے نہیں آئی، میں نے خود اس کے گھر جانا اسی لیے چھوڑا ہے۔ اب نذیرن پریشان سی ہو گئی۔ نادیہ کی ماں کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ تیری بیٹی کہاں چلی گئی جو تیرے حواس اتنے اڑے ہوئے ہیں؟ وہ مشکل سے گھر واپس آئی، لیکن اس رات جیسے ہی زارا واپس آئی، نذیرن اس کا پوری شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی زارا واپس لوٹی، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تم سب کو اس لیے آزادی دی ہے کہ میرا منہ کالا کرواتی پھرو؟ کسی یار سے ملنے گئی تھی؟ وہ غصے سے چیخ رہی تھی، جبکہ زارا غصے سے کہنے لگی، امی میں کسی یار سے نہیں بلکہ مٹھائی لینے گئی تھی۔ اس نے مٹھائی کا لفافہ ماں کو دکھایا تو نذیرن نے فوراً وہ مٹھائی جپٹ لی۔ یہ بھی کسی لڑکے نے ہی دی ہوگی، ورنہ ہمارے گاؤں میں تو مٹھائی کی ایک دکان بھی نہیں ہے۔ زارا حیران ہو کر کہنے لگی، اماں کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ جو ہنداؤں کا پرانا شمشان گھاٹ ہے اس کے پیچھے مٹھائی کی دکان ہے، وہیں سے تو میں لے کر آتی ہوں، اور تمہاری چاروں بیٹیاں میری منت سماجت کرتی ہیں کہ سارا جا کر مٹھائی لے کر آؤ، ورنہ اس کے بغیر ہم مر جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو اپنی بیٹیوں سے پوچھ لو۔ زارا اسے جواب دیتی فٹ سے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ مٹھائی کھا کر ضرورت پوری کر چکی تھی۔ اب نذیرن سر پکڑے بیٹھی تھی، لیکن اس کی چاروں بیٹیاں دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ مٹھائی لے کر فوراً کمرے میں چلی گئی۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ بڑے آرام سے مٹھائی کھا کر اب وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ انہیں اس مٹھائی کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن ان کی ماں بڑی پریشان تھی۔ وہ حیران تھی کہ وہ دکان آج تک اسے کیوں نہیں نظر آئی۔ وہ شمشان گھاٹ جو ہزاروں سال پرانا تھا، اب تو ان کے گاؤں میں ہندو جو 10-20 سال پہلے رہتے تھے وہ یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے، تو پھر وہاں دکان کیسے ہو سکتی ہے؟ اکثر ہی لوگ گاؤں کے ان کو وہاں پر ہندوؤں کی روحیں نظر آتی تھی۔ لوگوں کے اندر اس شمشان گھاٹ کے لیے بہت خوف و ہراس تھا۔ وہاں پر لوگ رات کے وقت تو دور کی بات دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے۔ اکثر لوگوں نے وہاں پر عجیب و غریب حلیے والے لوگوں کو اکثر بات چیت کرتے دیکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جنات نے وہاں بسیرا کر لیا ہے اور وہی رات کو دکھائی دیتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں
जिन की मैयतों को शमशान घाट में जला दिया गया था। यही वजह थी कि अब वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था, लेकिन नज़ीरन के अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो अकेली जाकर देख सकती कि आखिर ज़ारा कौन सी मिठाई की दुकान पर जाती है, जिसकी खबर उसे आज तक नहीं हुई। लेकिन अगली रात उसने ज़ारा का पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि ये सारी बहनों को मिठाई खाने की बात उसी ने लगाई थी। सबसे पहले वही उस दुकान पर गई थी। आज रात उसका पीछा करने वाली थी वो। तभी चुपचाप घर का कामकाज मामूल के मुताबिक करती रही, जबकि उसे अपनी 5 बेटियां कुछ बेचैन नजर आई। उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना जब उसकी बड़ी बेटी मरियम ज़ारा से कहने लगी, मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करो ना, देखो वो मुझे देखकर ज़्यादा मिठाई दिया करेंगे। ज़ारा कहने लगी, अब वो तुम्हें देखेंगे तो फिर से वही बात करेंगे, बेहतर होगा कि तुम ना ही जाओ। उनकी बात पर अगर मैं इस घर को छोड़कर चली भी गई तो तुम तो घर संभालने के लिए अम्मा के साथ ही रहोगी ना। अगर सब उनके सामने जाएंगे तो सबके पीछे पड़ जाएंगे। देखो तादाद में वो बहुत ज़्यादा हैं। ज़ारा उसे बड़ी समझदारी से समझा रही थी, जबकि मरियम मायूस नज़र आ रही थी। लेकिन नज़ीरन के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गई थी कि ज़रूर ऐसी कोई बात है जो ज़ारा उन सबसे छुपा रही है। लेकिन आज रात वो जैसे ही घर से निकली, वो चुप करके उनका पीछा करने लगी। वो हैरान थी कि उसकी बेटी इस कदर निडर हो चुकी है। इस रास्ते से गुजरते हुए उस जैसी उम्र रसीदा औरत को भी डर लग रहा था, लेकिन ज़ारा को देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि ये डर रही है या घबरा रही है, क्योंकि जैसे ही शमशान घाट के पास से गुजरकर वो आई तो वहाँ पर नज़ीरन भी एक दरख्त के पीछे छुप गई। लेकिन वहाँ जाकर उसके होश उड़ गए थे। वहाँ पर किसी दुकान का नामो निशान नहीं था, लेकिन हाँ, उसके नाक से मिठाई की खुशबू टकराई थी। वो पागलों की तरह उस दुकान को ढूंढती फिर रही थी, लेकिन उसकी बेटी फिर भी न जाने कहाँ गायब हो गई। उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो पागलों की तरह चिल्लाती नज़ीरन ज़ारा को आवाज़ें देने लगी, ये मिठाई की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो दाएं बाएं जाने लगी, लेकिन सामने ही एक दरख्त के नीचे से ये खुशबू महसूस हो रही थी। उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। लेकिन ज़ारा जो मिठाई की दुकान से वापस लौट रही थी, उसने अपनी अम्मा को बेहोश हालत में देख लिया था। उसके होश उड़ गए। वो भागती हुई उस दुकान के पास गई और सामने खड़े उस खूबसूरत नौजवान से लड़के से कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरी माँ वहाँ बेहोश पड़ी है। नौजवान ने पलक झपकते ही उसकी बेहोश माँ को उसके घर की दहलीज पर पहुँचा दिया। लेकिन ज़ारा अपनी बहनों के लिए मिठाई लाना न भूली। जैसे ही नज़ीरन को होश आया, उसने एक जोरदार थप्पड़ ज़ारा के मुंह पर मारा। कहाँ गई थी तू बदबख्त? ये क्या करती फिर रही है? खुद तो ऐसे कामों में लग गई है, साथ में सारी बहनों को भी इस काम में उलझा लिया। क्या करने गई थी उस वीरान जगह पर? वहाँ किसी दुकान का नामो निशान नहीं था। ज़ारा लापरवाही से कहने लगी, अम्मा तुझे वो दुकान नज़र नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आखिर तुझे गुस्सा किस बात का है? उसने तेरा कोई नुकसान नहीं किया। नज़ीरन अब खामोश थी। मरियम कहने लगी, हाँ अम्मा, अगर तुझे वो लोग दिखाई नहीं दिए तो इसमें ज़ारा का क्या कसूर है? देखो, हम वो मिठाई खाते हमारे जिस्म में नई ताकत महसूस होती है। उसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है और आप भी हमें मना नहीं कर सकती। अगर आप ज़ारा को मना करेंगी तो उस मिठाई की दुकान पर हम जाना शुरू कर देंगे। वो चारों उसके सामने खड़ी थी। ज़ारा ने एक अजीब सी मुस्कुराहट से अपनी माँ को देखा। नज़ीरन समझ गई कि ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी बात है। उसकी 5 बेटियों पर कोई असर हो गया है या फिर उन्हें जिन्नात दिखाई देते हैं, क्योंकि उस आसेबज़दा इलाके में जाने के लिए ज़ारा बिल्कुल बदल चुकी थी। फिर नज़ीरन ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, तुम 5 को कसम है अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना रही हो, और साथ में मेरी भी? अगर गांव में से किसी को भी ये बात पता चल गई तो तुम लोगों का इस शमशान घाट पर आना जाना है, वो हमारे यहाँ रहना दुश्वार कर देंगे। ज़ारा कहने लगी, अम्मा बस आप ये बात किसी को ना बताना, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी। इसलिए आप भी इस बात को भूल जाएं कि हम हर रोज़ रात को कहाँ जाते हैं। अगर मैं कुछ बुरा करना चाहती हूँ तो उन चारों को भी अपने साथ लेकर जाती, लेकिन देखो मैं अकेली वहाँ जाती हूँ। ये चारों घर पर रुक कर मेरा इंतज़ार करती हैं। अगर ये भी वो मिठाई नहीं खाएंगी तो वो खुद ही उस दुकान पर पहुंच जाएंगी। इसलिए अम्मा तेरी भलाई इसी में है कि मुझे मना ना करो। वो हद से ज़्यादा खुदसर और ज़िद्दी नज़र आ रही थी। नज़ीरन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो अंदर से मजबूर हो गई थी। फिर ज़ारा वहाँ रोज़ाना आने जाने लगी और यहाँ नज़ीरन के हालात ऐसे बदलने लगे जैसे वो आसमान को छू रही हो।
اب وہ لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کی بیٹیاں ایک پراسائش زندگی گزارنے لگی۔ محلے پڑوس کی عورتیں نذیرن کے پاس آ کر کہتی، کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے جو تو گھر بیٹھ کر اتنا مال کھا رہی ہے؟ وہ حد سے زیادہ حسد کا شکار نظر آ رہی تھی، لیکن نذیرن ان کی اس بات پر بالکل خاموش تھی۔ اندر سے وہ بھی ڈر رہی تھی۔ ایک دن زارا کہنے لگی، اماں، لگ رہا ہے کہ تو اس بات پر راضی ہو گئی ہے جو میں نے ان سے کہی ہے۔ کس سے؟ وہ حیران ہو کر بیٹی سے پوچھنے لگی تو زارا کہنے لگی، اسی مٹھائی کی دکان والے لوگوں سے۔ میں نہیں جانتی زارا کہ تو نے ان سے کیا کہا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب غلط ہے۔ زارا نے ایک دم سے ہی اماں کے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، اماں، اس میں غلط کیا ہے؟ اگر ہمارے حالات بدل رہے ہیں تو وہاں دکان پر کام کرنے والا ایک نوجوان مجھے پسند کرتا ہے، وہی مجھے تحفے تحائف دیتا ہے، اور دیکھو گھر کے حالات کتنے بدل گئے ہیں۔ پہلے آپ 3 گھروں میں کام کرتی تھی، 10 من چاولوں کی بوریاں تو کبھی گندم کی بوریاں صاف کرتی تھی، کبھی یہ ہم سے کرواتی تھی۔ اتنا کام کرنے کے باوجود ہم 5 بہنیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے جو اترن وہ دیا کرتے تھے، بچپن سے وہی آپ ہمیں پہناتی آ رہی ہیں۔ اگر مجھے وہ قیمتی تحفے تحائف دیتے ہیں تو ان قیمتی تحفوں سے ہمارے گھر کے حالات بدل رہے ہیں، اور اس میں برائی کیا ہے؟ اس نے نذیرن کو خاموش کروا دیا۔ یہ تو وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ پیسے آنے کے بعد کس طرح لوگوں کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں، اور لوگ جو اس طرح دیکھ کر آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ لو آ گئی پھر سے ہاتھ پھیلانے کے لیے، آج وہی لوگ اسے دیکھ کر کہتے، ارے دیکھو تو صحیح، 5 بیٹیوں کے ساتھ کیسے عیش کر رہی ہے یہ عورت۔ حقیقتاً نذیرن اب تھک چکی تھی۔ 5 بیٹیوں کو پالنا اکیلے اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن شوہر کو مرے ہوئے بھی 15 سال ہو گئے تھے، اب جبکہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی بھی 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک رات جب 5 بیٹیاں جوان ہونے لگی تو اسے دن رات یہ فکر کھائے جاتی۔ وہ سوچتی کہ کیسے ان کی شادی کرے گی، کیسے ان کی شادی کرنے کے لیے ان کا جہیز جمع کرے گی۔ یہ سارے سوال اس کے سامنے منہ کھول کر کھڑے تھے، لیکن آج جب گھر میں روپے پیسے آنے لگے تو اسے اس چیز کی خبر ہی نہیں ہوئی کہ سارے حالات خود بخود کیسے ٹھیک ہونے لگے۔ لیکن ایک دن اس کے ہوش اڑ گئے جب اس نے زارا کے منہ سے یہ الفاظ سنے۔ وہ اپنی بہنوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ کل رات میں تم سب سے الوداع لے لوں گی، کیونکہ وہ وقت آ گیا ہے جب میں ان کی بات مان کر ان کے ساتھ چلی جاؤں۔ حنا کہنے لگی، کیا تم کبھی واپس نہیں آؤ گی؟ زارا نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ اگلے دن وہ اس سے پوچھنے کے لیے بے قرار تھی کہ آخر وہ کہاں جانے کی بات کر رہی ہے۔ لیکن جب وہ دوسرے دن سو کر اٹھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ زارا گھر سے غائب تھی، اس کی 4 بیٹیاں سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ نذیرن نے صدمے کے مارے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ پوچھ کر تھک گئی تھی کہ آخر زارا کہاں گئی، لیکن کسی نے بھی اپنی زبان نہیں کھولی۔ کوئی اسے بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آخر زارا کہاں گئی ہے۔ اب وہ محلے پڑوس اور گاؤں کے لوگوں سے چھپا کر تھک گئی تھی کہ زارا کہاں ہے۔ اس کی سہیلی نادیہ بھی اس کا پوچھنے آئی، لیکن نذیرن نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اب کیا کر سکتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جب 4 بیٹیاں اس مٹھائی کے لیے محتاج ہو گئی، مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے بڑی ہے، اسی لیے زارا کی جگہ پر وہ اس مٹھائی کی دکان پر جائے گی۔ ایک رات ماں کی نظر سے چھپ کر وہ اس ویرانے میں جا پہنچی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس دکان کو تلاش کرنے لگی۔ اس دن تو اس نے اپنی آنکھوں سے اس دکان کو دیکھا تھا، لیکن آج وہ دکان اس کی نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی مٹھائی کی دکان کو تلاش کرتی، اس مٹھائی کو کھانے کے لیے بےتاب تھی، جب اس کے کانوں میں ایک بھاری اور خوفناک آواز سنائی دی۔ کون ہو تم لڑکی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں وہ مٹھائی لینے آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ جو کوئی بھی تھا زور سے ہنسا، پھر اسے کہنے لگا، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ اس مٹھائی کو کھانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہی انجام جو تمہاری بہن کا ہوا۔ تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی سب ہو؟ مریم کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، اب مجھے اس مٹھائی کو کھانے کی لت لگ چکی ہے۔ ہر حالت میں مجھے وہ مٹھائی چاہیے۔ جیسے تم زارا کو روزانہ مٹھائی دیتے تھے، ایسے ہی مجھے بھی دو۔ وہ ہر حد پار کر چکی تھی، اسے ہر حال میں مٹھائی چاہیے تھی۔ تبھی اچانک سے وہ آواز آئی، ٹھیک ہے، سامنے اس درخت کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے پیچھے ہی وہ دکان ہے۔ جیسے ہی مریم وہاں پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔
वहाँ पर दुकान और साथ में खुशबूदार मिठाइयाँ उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो हैरान रह गई कि वहाँ कोई भी नहीं था। वो पागलों की तरह अपनी मनपसंद मिठाई खाने लगी और जल्दी जल्दी एक लिफाफे में मिठाई इकट्ठी करना शुरू कर दी। रुक जाओ, ये मिठाई सोच समझ कर ले जाना। तुम्हारी बहन इस बारे में सब कुछ जानती थी, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ? मरियम ने मुड़कर देखा। उसके पीछे खूबसूरत नौजवान खड़ा था जो उसे चमकती आंखों से देख रहा था। मरियम घबराकर कहने लगी, नहीं, ज़ारा ने कहा था कि वो एक नौजवान से मोहब्बत करती है और उसके साथ शादी करके वो इस गांव से चली जाएगी। ये सुनकर वो नौजवान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, क्या तुम उस नौजवान के बारे में सुनना नहीं चाहोगी कि वो कौन था? मरियम कहने लगी, मुझे बताओ कि वो कौन था। वो ज़रूर कोई अमीर बाप का बेटा होगा, जब ही तो ज़ारा खुशी खुशी उसके साथ रुखसत हो गई। ये सुनकर वो नौजवान कहने लगा, तुम भी इसके साथ रुखसत होना चाहोगी? मरियम ने घबराते हुए हाँ में सर हिला दिया और कहने लगी, हमारे गांव में सब लोग बहुत गरीब हैं। अगर हमारे घर में रिश्ता आएगा हमारे लिए किसी गरीब घराने से ही आएगा। मैं भी ज़ारा की तरह ऐश करना चाहती हूँ। फिर बोलो अपनी ज़ुबान से, मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? ये सुनकर मरियम शर्मा गई थी। वो कहने लगी, तुम एक अच्छे खूबसूरत नौजवान हो। ये सुनकर वो कहने लगा, ठीक है, तुम ये मिठाई लेकर जा सकती हो। आज से खुद को सिर्फ और सिर्फ मेरी समझना। तुम भी बहन की तरह मुझसे शादी कर लेना। उसके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट थी, लेकिन मरियम की नज़रों से वो छुपी रही। यूं वो ढेर सारी मिठाई लेकर चली गई थी, खुद भी खाई और बहनों को भी खिलाई। फिर सारी बहनें तजस्सुस से पूछने लगी कि आखिर ज़ारा के बारे में उसने कुछ क्यों नहीं पूछा। मरियम कहने लगी, मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ज़ारा खुद अपनी रजामंदी से वहाँ गई है जहाँ पर उसने उन लोगों से वादा किया था। लेकिन वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जो मेरे सामने आया था। मरियम ने ये बात छुपा ली थी कि वो भी मायदा कर चुकी है कि वो उस नौजवान के साथ शादी करेगी। फिर एक दिन तीनों बहनों ने मरियम से ज़िद की कि वो भी उस मिठाई की दुकान के पास जाना चाहती है। माँ की नज़रों से छुपकर यूं वो चारों की चारों वहाँ पहुँच गई, लेकिन क्या जानती थी कि आज के बाद वो कभी वापस नहीं आएगी। उस मिठाई की दुकान के अंदर जाते ही वो चारों गायब हो गई। सुबह तक पूरे गांव में हंगामा मच गया था। नज़ीरन की 5 बेटियां गायब हो गई थी। उसके पीछे किसका हाथ था ये कोई नहीं जानता था। गांव वाले चैमगोइयाँ करने लगे कि हमने अक्सर इसकी बेटियों को रात को गांव में घूमते देखा था। लगता है कि ये गरीब औरत अमलियात वगैरह के चक्कर में फंस गई थी, या फिर इसकी बेटियां, तभी तो उनका ये हाल हुआ है। सारे गांव के लोग उस पर थू थू कर रहे थे। वो बिल्कुल खामोश और सकते की हालत में थी। गांव वालों की बातों ने उसे नीम मुर्दा कर दिया था। औरतें उसे देखकर कह रही थी, देखो तो सही, दौलत इतनी घर में आ रही थी, इसका अंजाम तो यही होना था। 5 लड़कियां घर से भाग गई हैं। ज़रूर गांव वालों का मुंह काला करके कहीं हिंदू लड़कों के साथ तो नहीं भाग गई, क्योंकि पीछे वाला गांव तो हिंदुओं का है और अक्सर उसकी बेटियां उसी गांव की तरफ जाते दिखाई देती थी। वो सब आपस में अजीबोगरीब बातें कर रही थी, लेकिन नज़ीरन बिल्कुल खामोश थी। उसके जहन में बार बार यही बातें गूंज रही थी जो ज़ारा और मरियम आपस में करती थी। अपनी सारी बहनों के साथ कोई मिठाई की दुकान पर जिसका जिक्र वो उसके सामने करती थी। उस रात जब वो ज़ारा के पीछे गई तो उसकी निगाहों के सामने वो दुकान नहीं आई थी, लेकिन ज़ारा उसके अंदर जाकर गायब हो गई थी। अब वो वहीं पर जा रही थी, गांव वालों की नज़रों से छुप कर। फिर वो उसी दरख्त के सामने जाकर बैठ गई और फरियाद करते हुए कहने लगी, तुमने मेरी बेटियों को गायब कर दिया है। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा ही हाथ है। तुमने ही उन्हें वो मिठाई खाने की लत लगाई थी जो हज़ारों साल पहले मिठाई की दुकान गांव वालों ने बंद कर दी थी, क्योंकि उस मिठाई की दुकान को चलाने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। नज़ीरन को इस बारे में सब मालूम था, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी तब इस दुकान का बहुत चर्चा था। सब लोगों की ज़ुबान पर यही बात थी कि गांव के इस अतराफ में जहां पर हिंदुओं का शमशान घाट था, किसी ने मिठाई की दुकान खोली है। लोग तो उस मिठाई के नशे में गोया पागल हो गए थे, हाथों हाथ वहां से मिठाइयाँ खरीद रहे थे। लेकिन एक दिन जब गांव में मौजूद एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 16 साल थी, उसका नाम बानो था, वो मिठाई लेने गई तो वापस नहीं आई। वो अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, जबकि उसका बाप भी नहीं था। पूरे गांव में खलबली मच गई थी कि आखिर बानो गई तो कहाँ गई। सब उससे उसकी माँ से पूछ रहे थे।
जो कह रही थी कि वो मिठाई लेने गई थी। बानो ने मिठाई खाने की जिद की। उसने टाइम नहीं देखा। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और वो दुकान पर जा पहुंची, क्योंकि मिठाई की वो दुकान रात के 2 बजे तक खुली रहती। लेकिन लोग उसमें मिठाई वाले के पास जा पहुंचे जब, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि कोई लड़की भी 16 साल की उसकी दुकान पर नहीं आई। यूँ किसी न किसी तरह ये बात दब गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गांव में मज़ीद ऐसे वाक़यात होने लगे। गांव से नौजवान लड़कियां गायब होने लगी। गांव वाले बड़े ही परेशान थे। खुद नज़ीरन को भी अपने शोहर के मुंह से ये बात पता चल गई थी कि गांव की लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं। सारे गांव वाले उस दुकान पर शक कर रहे थे, जो रात के 9 बजे खुलती थी और पूरी रात खुली रहती। गांव की लड़कियां वहां मिठाई लेने जाती और गायब हो जाती। लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। पता चला कि जिसकी दुकान है वो एक हिंदू आमिल है। वो अमलियात का माहिर है। सब लोग कह रहे थे कि उसने अमल के ज़रिए लड़कियों को अपनी तरफ राग़िब किया और फिर उन लड़कियों के साथ ना जाने क्या किया कि वो रातों रात गायब होने लगी। सबको शक था कि ये किसी शैतान जिन्नात के साथ ताल्लुक़ में है, तभी तो वो नौजवान लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर रहा है। अब लोगों ने उस पर दबाव डालना शुरू किया कि वो अपनी दुकान बंद कर दे। यहाँ पहले ही हिंदुओं की कसरत थी, क्योंकि दूर दराज से वो आता था, वही दूसरे गाँव से जहाँ पर सिर्फ हिंदू आबाद थे। फिर उस मुसलमान गाँव में क्या करता था? लोगों ने उससे कहना शुरू किया कि वो अपनी दुकान उसी गाँव में जाकर खोले। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि ना तो वो शमशान घाट दोबारा आबाद हुआ और ना ही वो दुकानदार और लड़कियों के बारे में कुछ पता चल सका। ये आज से पूरे 25 साल पहले की बात थी, लेकिन आज नज़ीरन की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, वो बेबसी से यहाँ खड़ी थी। हजारों सोचें लिए उसे बरसों पुरानी बात याद आ गई। वो उस दुकान की तलाश में थी जो कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। क्या वो उसकी नज़रों से गायब हो चुकी है? क्या वो दुकान सिर्फ उसकी बेटियों को दिखाई देती थी? वो बेबसी उसे वहीं बैठकर रोने लगी, जब अचानक कोई उसके सामने आकर बैठा। वो एक बूढ़ा सा शख्स था जो बहुत ज्यादा उम्र का था। नज़ीरन उसे देखकर डर गई। वो उससे गौर से देखे जा रहा था। आधी रात को उसे लगा कि जैसे कोई खौफनाक जिन्नात उसके सामने आकर बैठ गया है। बूढ़ा आदमी मुसलसल उसे देखे जा रहा था। कौन हो तुम? वो खौफजदा लहजे में उससे पूछने लगी। मैं वही हूँ, हिंदू मिठाई बेचने वाला। ये सुनते ही नज़ीरन के होश उड़ गए। वो आवाज़ बाख्ता सी नज़रों से उसे देखने लगी। तुम अभी तक जिंदा हो? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। हाँ, मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे इन गांव वालों से बदला लेना था जिसमें तुम्हारा शोहर भी शामिल था। कैसा बदला? नज़ीरन उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो गुस्से से कहने लगा, क्योंकि जब मैं यहाँ मिठाई बेचता था तो मैं नहीं जानता था कि मेरी मिठाइयाँ गाँव में इतनी मशहूर हो जाएंगी। मैं वहाँ अपने गाँव में भी मिठाई की दुकान खोले हुए था। मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों का भी भला करूं, उन्हें अपने हाथ का जायका खिलाकर खुश करूं, लेकिन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। दरहकीकत बात तो कुछ और थी। तुम्हारे गांव की लड़कियां भी बहुत तेज थी। वो दूसरे लड़कों के साथ इस गांव से भाग जाती थी और इल्ज़ाम मुझ पर आता था, लेकिन कसूरवार सिर्फ मैं था, क्योंकि आधी रात को अपनी मिठाई की दुकान खोलता था। लड़कियां उस दुकान पर मिठाई का बहाना करके उन आशिकों के साथ भाग जाती। सारा इल्ज़ाम मुझ पर आता। लेकिन फिर एक बात पर मैं चौंक गया, जब मैंने आधी रात को दुकान पर आने वाले उन लोगों को महसूस करना शुरू किया, जो दर हकीकत इंसान नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले जिन्नात थे। वो मेरी मिठाई खरीदने आते तो मैं खुशी से बेहाल हो जाता। वो तादाद में 10-10, 20-20 किलो मिठाई खरीदते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं तो सोच रहा था कि इस गांव के लोगों को मेरी मिठाइयाँ बहुत पसंद आ गई हैं। लेकिन जब उस गांव के सारे लोग मिलकर मेरी दुकान पर आए दुकान बंद करवाने, तो मैं हैरान रह गया। मैं एक आदमी से कहने लगा कि मेरी मिठाई तो लोग शौक से खरीदते हैं, फिर आप लोग मेरी दुकान क्यों बंद करवा रहे हैं? ये सुनकर वो जोर से हंसा और कहने लगा, इस गांव का कोई शख्स मिठाई नहीं खरीदता। तुम्हारी दुकान से तो मिठाई खरीदने वाले जिन्नात हैं। ये सुनकर मैं शदीद खौफ का शिकार हो गया। अब लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, जिसमें सरे फहरिस्त तुम्हारा शोहर था। उस वक्त तुम्हारी 3 बेटियां थी। मुझे तुम्हारे शोहर से नफरत हो गई। उसने मुझे धक्के देकर इस गांव से निकलवाया था, मेरी बेइज्जती की थी। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रूर तुमसे बदला लूँगा और तुम्हारे शोहर से भी। हालांकि इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारी बेटियों से नफरत हो गई थी। इसीलिए मैंने आज उन 5 को अपने पास बुला लिया। अब वो मेरे पास हैं। नज़ीरन कहने लगी, क्या इसके पीछे जिन्नात का हाथ नहीं है? मैं तो यही सोचती थी कि मेरी बेटी के साथ ये सब होने की वजह तो वो मिठाई बेचने वाला है। तो वो कहने लगा, नहीं,
वो मिठाई मैं ही यहाँ चुपके से बेचा करता था, जिसे खरीदने वाली सिर्फ तुम्हारी बेटी थी। मैं तो चाहता था कि वो गांव की सारी लड़कियों को मिठाई खिलाए, लेकिन उसने सिर्फ अपनी बहनों को ये मिठाई खिलाई, और मैं उसमें ऐसी चीज़ डालता था जिससे वो खाने की आदी होती चली गई। फिर एक दिन आया जब वो मेरे पास आ गई। मैंने उसे अपने घर में कैद कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो अपने पीछे सारी बहनों को भी ले आएगी। फिर मैंने एक एक करके तुम्हारी सारी बेटियों को अपने पास रखा। मैं तुम्हारे शोहर से अपने किए का बदला लेना चाहता था, और आज मैं बहुत खुश हूँ। उसने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, मैं उसे सच साबित कर चुका हूँ। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो बूढ़ा आदमी जो एक मिठाई बेचने वाला था नज़ीरन के पीछे झांक झांक कर देखने लगा तो नज़ीरन की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कहने लगी, वो यहाँ होता तो ज़रूर मेरे पीछे आता, लेकिन कई साल गुजर गए हैं, ये दुनिया छोड़कर वो चला गया है। नज़ीरन ने देखा उस आदमी की आंखों में एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसका इंतकाम अधूरा रह गया हो। अब वो बुरी तरह से मुस्तरिब नज़र आ रहा था। फिर नज़ीरन ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, खुदा के लिए मुझे मेरी बेटियों के पास ले चलो, मैं उनके बगैर अधूरी हूँ। उस आदमी ने गौर से नज़ीरन की शक्ल देखी और कहने लगा, ये जानने के बाद कि तुम एक बेवा हो और तुम्हारी बेटियां यतीम हैं, मैं उनसे कोई बदला नहीं लूँगा। मैं तुम्हारी बेटियों को आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ। जाओ अपनी बेटियों से मुलाकात कर लो। वो देखो सामने वो मेरी झोंपड़ी में है जो मैंने दरख्तों के पीछे बना रखी है। कोई भी उस झोंपड़ी के पीछे नहीं पहुंच सकता। ये सुनकर नज़ीरन की जान में जान आई थी, लेकिन वो एकदम से ही चौंक कर उसे देखते हुए कहने लगी, लेकिन मेरी बेटियां जो इतने कीमती तोहफे तहफ़ लाती थी, वो कौन देता था? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, ना ही मैंने उन्हें कोई तोहफे दिए। मैं सिर्फ मिठाई देता था। मैं मिठाई इस दुकान में रख कर चला जाता था और पीछे से वो मिठाई खुद ही उठा कर ले जाती थी। ये सुनकर वो हैरान थी। फिर भागती हुई गई और अपनी बेटियों को गले लगा लिया। पांचों बेटियों को समझ आ गई थी कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई कीमती शय नहीं थी। तभी तो उनके साथ ये सब कुछ हुआ था। ज़ारा रोते हुए कहने लगी, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आइंदा मैं कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं करूँगी। नज़ीरन कहने लगी, अब ये वक्त इन बातों का नहीं है, चलो आओ हम सब घर चलें। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसने देख लिया था दूर दरख्त के पीछे खड़ा वो बूढ़ा मिठाई वाला उसकी बेटियों समेत उसे भी घूर रहा था। लेकिन कई दिन गुजर गए। गांव वाले उन्हें शक भरी नज़रों से देखते हुए इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन नज़ीरन अपनी बेटियों से कहने लगी कि मुझे पता चल गया है कि वो मिठाई वहाँ पर कौन रखता था और वो दुकान किसकी थी। मैं ये भी जानती हूँ, एक ऐसी बात जो मैंने बचपन से ही तुम लोगों से छुपा कर रखी थी, वो बात मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। फिर नज़ीरन ने उन्हें वो पुराना किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर उसकी पांचों बेटियों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन वो हैरत से ज़ारा से कहने लगी, मुझे तो पता है कि वो मिठाई वही हिंदू बूढ़ा आदमी रखता था, लेकिन सच बताओ वो तोहफे कौन देता था? ज़ारा हैरत से कहने लगी, अम्मा वहाँ पर मुझे एक नौजवान मिलता था, वही मुझे तोहफे दिया करता था, और वो इस कदर कीमती होते थे कि हमारे हालात बदल गए। लेकिन वो नौजवान उस दिन के बाद से मेरे सामने नहीं आया, जब से उसने मुझे उस झोंपड़ी में कैद किया था। वो हैरान रह गई। अब नज़ीरन समझ गई थी कि ये कोई गैर फितरी मामला था। इस सब के पीछे किसका हाथ था? ये वही थे जो उस मिठाई की दुकान पर उस आदमी से मिठाई खरीदने आते थे। वो आज तक वहीं आबाद थे और गांव के लोगों को जो भी दिखाई देता उससे उनका ताल्लुक था। ये बात वो अपनी बेटियों को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने कुछ दिन तक तो उससे लेना देना ख़त्म कर दिया। फिर आखिरकार उसकी आहिस्ता आहिस्ता बेटियों के रिश्ते आने लगे। वो सारी कीमती चीज़ें जो उसके घर में महफूज थी, वो ये सोचने पर मजबूर थी कि वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करे या नहीं। लेकिन उसने देखा ज़ारा अब भी चुप चुप कर उस दुकान पर जाती थी, जहाँ अब ना वो मिठाई होती थी और ना ही वो खूबसूरत नौजवान जिसके इश्क में वो पागल हो चुकी थी। वो उसे याद करके रोती थी। लेकिन एक दिन नज़ीरन ने उसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। वो अपनी बेटी से कहने लगी, समझ जाओ अब इस बात को, मैं ये तुम्हें आखिरी दफ़ा समझा रही हूँ। तुम्हारे सामने जो नौजवान खूबसूरत से रूप में आता था, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़ात था। ये सुनकर ज़ारा के होश उड़ गए। वो फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी, लेकिन नज़ीरन ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, अब तुम्हारी नई ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला है।
کیونکہ میں تم پانچوں کی شادیاں کر رہی ہوں، وہ بھی ایک ساتھ، ان جنات کے دیے ہوئے تحفے تحائف سے جو میں نے تم لوگوں کی شادیوں کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔